जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने 4 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 है वो शुरू करने वाले हैं, और जिसका नाम हमारा रहेगा जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जो कि जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज अपन चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब अपन बात करते हैं कोरक की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कोरक एक पदार्थ है, याद रखना भी, कोरक क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। भी कोरक है वो एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, और सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है रॉबर्ट हुक ने खुद ने सूक्ष्मदर्शी को बनाया था। भी यानी अपने खुद के सूक्ष्मदर्शी में 1665 में देखा, तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, सेल कहा। कोशिका एक लैटिन शब्द है, सेल एक क्या है? लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, और इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जा रहा है। तो याद रखना भी, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया वो 1665 में किया था, और ये एक क्या थी? निर्जीव कोशिका थी। भी ये एक क्या थी? निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, सजीव कोशिका है वो ल्यूवेन हुक ने खोज की थी। भी आगे पढ़ेंगे अपन। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब सजीव किससे बने होते हैं? सजीव है वो किससे बने होते हैं? तो एक क्रियाकलाप करते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो, चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल जो सतह होती है, अवतल सतह की ओर यानी भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस अवतल सतह कौन सी होगी? भी अवतल सतह ये होगी इस प्रकार से। ये अंदर वाली जो होती है ना वो अवतल सतह होती है, और बाहर वाली जो होती है वो उत्तल सतह होती है। भी ठीक है, इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉश ग्लास में रखें, इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सिकुड़ने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली में क्या देख सकते हैं? इस कांच की स्लाइड, अब एक कांच की स्लाइड लो और इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉश ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख लो, और यह ध्यान रहे कि जो झिल्ली है वो बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रगड़ते हुए, यानी इस झिल्ली को स्लाइड पर रगड़ते हुए आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। अपने अध्यापक की सहायता लो। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। अब हम इसे पहले
कम शक्ति वाले और इसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है भी, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं इसे कागज पर खींच सकते हैं। क्या यह चित्र 5.2 दिखाई देता है? अब इस प्रकार से दिखाई देगी वो सूक्ष्मदर्शी में देखो तो। अब इसके अंदर एक बीच के अंदर है वो इस प्रकार से गोला दिखाई देगा भी, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी के अंदर गोला। ये गोला क्या है, तो ये केंद्रक को दर्शा रहा है भी। ये क्या है, कोशिका का केंद्रक है, और ये जो है इसे अपन कोशिकाएं बोलेंगे भी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब हम विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों के अस्थायी स्लाइड बनाएंगे, और हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। ये संरचनाएं क्या है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना जैसे शलगकंद हो गया, यानी प्याज हो गया, बनाते हैं जैसा प्याज है। यानी सारी पहले छोटी छोटी संरचनाएं होती है, और ये छोटी छोटी संरचनाएं होती है ना, ये छोटी छोटी संरचनाएं मिलकर के एक प्याज का निर्माण कर देती है भी, ठीक है ना। तो इस क्रियाकलाप में हमें पता चला कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी प्याज की जो कोशिकाएं हैं, प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं हैं वो एक समान है, लेकिन प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है भी। यानी प्याज है वो अलग अलग आकार के होते हैं भी, लेकिन इसकी प्याज के आकार से कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। लेकिन प्याज की जो संरचनाएं हैं सभी के अंदर भी, आकार कैसा भी हो, लेकिन संरचनाएं जो उनकी जो कोशिकाएं हैं सभी प्याजों के अंदर वो एक समान होती है भी। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शलगकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। शलगकंद प्याज की मूलभूत इकाई है, और इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया है, ये एक कोशिका होती है भी। अमीबा है वो एक कोशिका है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास है वो एक कोशिका है, पैरामीशियम है वो भी एक कोशिका है, तो बैक्टीरिया है वो भी एक कोशिका है। यानी एक कोशिका ही है। अमीबा ये नहीं है भी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है, नहीं, अमीबा खुद एक कोशिका है, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास है वो खुद एक कोशिका है। तो इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जैसे अपन क्या है, बहुकोशिकीय भी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, निर्माण करती है, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे फंजाई है, कवक, फंजाई यानी कवक आ गया, पादप है, जंतु है। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है। प्रत्येक जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, वो भी एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। कोशिकाएं है ना, वो विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती है। भी कोई भी कोशिका है, ये मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका उत्पन्न कहां से हुई है, तो ये कोशिका अपने से पहले वाली जो कोशिका है ना, उससे उत्पन्न हुई है भी। तो कोई भी कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या है, उत्पन्न होती है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको पढ़ लेते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था, और उसने कोशिका की कोरक की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, अनगढ़ यानी खुद का बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया भी। याद रखना, ल्यूवेनहोक ने 1674 के अंदर, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की 1665 में। जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवेनहोक ने की थी 1674 में। कहां पे की थी, तो वो तालाब के जल के अंदर की थी भी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अब केंद्रक क्या होता है, अभी पढ़ के आए हैं। अभी
केंद्रक है वो एक गोलाकार संरचना होती है, जिस प्रकार से ये है, इसके अंदर एक केंद्रक है। अब केंद्रक के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब इस केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, कब? 1831 के अंदर। जे.ई. प्रोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया भी, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, उसको प्रोकंज ने क्या नाम दिया था अभी? जीवद्रव्य नाम दिया। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और श्वान भाई साहब थे। स्लाइडेन ने 1838 में और श्वान भाई साहब ने 1839 में एक कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया भी, एक है कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने हैं। लेकिन यह सिद्धांत है स्लाइडेन और श्वान का, जो कोशिका सिद्धांत है, यह कुछ ही दिनों तक चल पाया भी, क्योंकि स्लाइडेन और श्वान भाई साहब ने कोशिका की यहां पे बताया नहीं भी कोशिका है वो किससे जो कोशिका है वो किससे बनती है, कोशिका का जो जन्म होता है वो किससे बनती है, ये स्लाइडेन और श्वान भाई साहब बताने में असमर्थ थे भी, ठीक है। जंतु ये बने होते हैं और वे जीव की मूलभूत इकाई है। लेकिन उसके बाद में रुडोल्फ विर्चोव भाई साहब आते हैं। रुडोल्फ विर्चोव 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है भी। ये रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था भी। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाएं, यानी जो जितने भी कोशिकाएं हैं वो अपने पहले वाली कोशिकाओं से निर्मित होती है भी। और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझ पाना संभव हो सका। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज है वो 1940 में हुई थी। अब अपन एक क्रियाकलाप के द्वारा पढ़ते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं भी। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलांगर अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? इनके बारे में अपन अब विस्तार से जानेंगे। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखो और ये मानव शरीर में कुछ कोशिकाएं हैं। जैसे ये जो कोशिका है वो क्या है? चिकनी पेशी कोशिका है। ये रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाएं हैं, ठीक है। और ये जो कोशिका बनी हुई है यहाँ पे, इसका जो चित्र है वो आधा है भी, ठीक है। इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका है भी। ये क्या है? तंत्रिका कोशिका है। इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये मनुष्य में पाई जाती है, ये भी एक कोशिका है। ये अंडाणु है, ये मादा के अंदर पाया जाता है, तो ये भी एक कोशिका है। और ये अस्थि कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। और ये शुक्राणु है, तो ये भी एक कोशिका है। और ये वसा कोशिका है, ये भी एक क्या है? कोशिका है। तो सारी जिनका यानी कहने का मतलब ये है भी इनकी जो आकृति है वो अलग अलग है। अब अपन पढ़ेंगे कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं भी। कोशिका की जो आकृति है और आकार है वो उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसा एक कोशिकीय अमीबा है। अब अमीबा है ना, वो अपना आकार है वो चेंज करता रहता है भी। और कुछ जीवों में कोशिका का आकार है वो लगभग स्थिर रहता है। और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट प्रत्येक प्रकार की जो कोशिका है उसके लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका वो अपना आकार चेंज नहीं करती भी। तंत्रिका कोशिका पहले जैसी ही रहती है, आकार चेंज नहीं करती, ठीक है। अब प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका के ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्य में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग हैं वो विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है आदि। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीवों में भी श्रम का विभाजन होता है। अब ये ए एल और पी, ALP में क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के अंदर।
क्वेश्चन ये था भी श्रम का विभाजन होता है, यानी श्रम का विभाजन होता है तो श्रम का विभाजन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों के अंदर होता है। भी एक कोशिका होती है उसमें भी होता है और बहुकोशिकीय होते हैं उसमें भी श्रम का विभाजन होता है, काम का विभाजन होता है। श्रम का मतलब होता है काम, यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, बहुत सारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है। अब इन सभी के क्या है, अलग अलग कार्य होते हैं भी, ठीक है। इसी प्रकार से एक कोशिका के अंदर भी क्या है, अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग के अलग अलग कार्य होते हैं भी, ठीक है। अब पचाएगा कौन, ठीक है, और उसके बाद में ऊर्जा कौन देगा, इन सभी का क्या है कार्य है वो बंटा हुआ होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ठीक है, लाइसोसोम है, गोल्जिकाई है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या है, सारे के सारे कोशिकांग है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है जिससे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना आदि। अब इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जैसे कोशिका, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। अब कोशिका की खोज किसने की और कैसे की भी, कोशिका की खोज है वो कोरक के अंदर की गई थी भी, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी भी। और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है भी, कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला जाता है भी, यानी संरचना भी यही प्रदान करती है और कार्य है जो क्रियात्मक है, जो कार्य है वो भी कोशिका ही करती है भी। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। प्लेज्मा झिल्ली जिसे अपन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, केंद्रक हो गया और कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारंपरिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संपन्न होती है। आओ देखें कैसे। अब प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं भी। यह कोशिका की सबसे भारी परत है, कोशिका की सबसे भारी परत है, याद रखना। प्लेज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली है, ये जंतु कोशिका की सबसे भारी परत होती है भी, लेकिन पादप कोशिका की सबसे भारी परत नहीं होती। पादप कोशिका के अंदर है वो सबसे भारी जो परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है भी, कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर सबसे भारी परत है वो कोशिका झिल्ली होती है, जिसे प्लेज्मा झिल्ली बोलते हैं, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भी। कोशिका की जो झिल्ली होती है ना वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, चयनात्मक, जो भी यानी जिसको अंदर जाना होता है, जरूरी होता है, उसको ही क्या है अंदर जाने देती है, और जो बाहर निकालना होता है उसको ही क्या है बाहर निकालती है ये झिल्ली। लेकिन ये क्या है, जो अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको अंदर और बाहर जाने नहीं देती भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों के विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ये जो पदार्थ होते हैं उनकी गति क्या होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक क्या है कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, यानी CO2 क्या होता है, कोशिका का अपशिष्ट होता है भी,
अपशिष्ट होता है जिसको क्या त्यागना होता है, बाहर निकालना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी शरीर के अंदर तो कुछ काम आने वाली नहीं है ये, तो इसको बाहर निकालना होता है। तो कोशिका में एकतर हो जाती है और जो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी शरीर के अंदर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, तो इस समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब ये है भी CO2 है वो शरीर के अंदर है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही CO2 है वो पर्यावरण में भी क्या है, CO2 है, पर्यावरण के CO2 से शरीर के अंदर CO2 है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर शरीर से बाहर आ जाती है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर है वो ऑक्सीजन की कमी होगी, अब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन बाहर भी है और ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है और शरीर के अंदर कम है, तो यहाँ पे अंतर आएगा उनकी सांद्रता में, तो बाहर से अंदर चली जाएगी भी। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो इसे प्रासरण बोलते हैं, ओस्मोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओस्मोसिस बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण ही प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलय में रखें तो क्या होगा? इसमें 3 घटनाएं होती है और इन घटनाओं से ALP के अंदर है वो क्वेश्चन पूछा गया है अभी 2024 के अंदर। ठीक है, अलग प्रासरण के द्वारा अलग प्रासरण दाबी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। अब देखो भी 3 घटनाएं कौन कौन सी होगी वो अपन देखते हैं भी। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम, यानी जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है। हमारे पास में क्या है, एक इस प्रकार से पानी का गिलास है या फिर टब ले लो और इसके अंदर क्या है, जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। जल की मात्रा हमने ज्यादा डाल रखी है और नमक है वो क्या है, कम मात्रा में है। नमक की जो मात्रा है वो कम है हमारे पास में। ठीक है, जल ज्यादा है और नमक कम है, तो ज्यादा मात्रा में रखा गया है और इसके अंदर है वो हमने एक कोशिका को रख दिया भी। ठीक है, तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा भी। हमने एक कोशिका रखी, इस प्रकार से एक कोशिका इसके अंदर रख दी और जल है वो क्या प्रासरण विधि के द्वारा है वो अंदर चला जाएगा। अब ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है, तो अलग प्रासरण विलयन या फिर अलग प्रासरणी दाब विलयन बोलते हैं, दाबी विलयन बोलते हैं। अब इसमें ऐसा होता क्या है वो देखो भी। जल के अणु कोशिका के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। यानी कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा है ना वो कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से ज्यादा होती है। इसी प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया और इससे कोशिका है वो फूल जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? अब यहां पे देखो भी, अब यहां पे हमने एक टब लिया था, इस टब के अंदर है वो हमने क्या नमक कम मिलाया है और जल ज्यादा था। अब कोशिका हमने इसके अंदर जो पानी के अंदर रखी थी उस कोशिका के अंदर है वो, कहने का मतलब ये भी जल कम था, इस कोशिका के अंदर है वो जल कम था और जो कहें भी सांद्रता, अब सांद्रता क्या होती है वो समझ लो आप। सांद्रता होती है विलयन के अंदर विलय की मात्रा, विलयन के अंदर विलय की मात्रा, ये क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तो यहां पे जो पानी है वो क्या है, उच्च सांद्रता से, यहां पे जो पानी है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है। यानी इस कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा है, कोशिका के अंदर है वो सांद्रता ज्यादा है
और यहाँ पे जो सांद्रता है वो कम है। सांद्रता क्या है? कम है, क्योंकि यहाँ पे नमक की मात्रा कम है। विलय के अंदर विलयन के अंदर विलय की मात्रा यानी जो नमक है वो कम है, तो नमक कम है तो वो यहाँ पे सांद्रता कम है, और कम सांद्रता से क्या है? उच्च सांद्रता की ओर नमक जा रहा है, कहने जो पानी जा रहा है। कहने का मतलब ये अभी जल क्या है? यहाँ पे ज्यादा है और कोशिका के अंदर जल कम है। जल कम है तो यहाँ पे जल क्या है? बाहर से अंदर चला जाएगा कोशिका के अंदर, और कोशिका है वो क्या है? फूल जाएगी भी। ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये आती है भी, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समप्रसारी विलयन बोलते हैं। समप्रसारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है, तो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है भी, हमने एक इतना ऐसा विलयन लिया जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर कोशिका हमने रखी भी, इसके अंदर नमक यानी नमक और जल है, नमक और जल का घोल है। इसके अंदर उतने ही नमक है और उतना ही जल है जितनी कोशिका के अंदर है। जितना क्या है? कोशिका के अंदर है। जितना जल कोशिका के अंदर है उतना ही जल है वो यहाँ पे है, हमारे पास में है। तो क्या है? न तो जल अंदर जाएगा न जल बाहर आएगा भी। ठीक है। अब इस विलयन को क्या बोलेंगे? समप्रसारी विलयन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर अपने पास में है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, और ऐसे विलयन को अति प्रासरणी दाबी विलयन कहा जाता है। यानी कोशिका के अंदर अगर जल ज्यादा है और बाहर है वो जल कम है, बाहर नमक की मात्रा ज्यादा है, भी घोल के अंदर नमक की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और बाहर है वो पानी कम है और अंदर पानी है वो ज्यादा है, तो यहां से इस कोशिका से क्या है? कोशिका से बाहर है वो पानी आ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी भी। पुनः जल कोशिका के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल है वो बाहर आएगा और कम जल है वो अंदर जाएगा, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। प्रासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। प्रासरण है ना, वो इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। जैसे एक अंडे से प्रासरण करके देखते हैं। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल करके उसके कवच को हटा लो। अंडे का जो कवच है वो कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है भी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है भी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और एक पतली त्वचा, अब अंडे को यानी हमने क्या किया? उसके कवच को हटा लिया, और कवच को हटाने के बाद में एक पतली बाह्य झिल्ली एक अंडे को क्या है? घेरे रहती है। अब अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? अंडा फूल जाता है, क्योंकि प्रासरण द्वारा जल है वो अंडे के अंदर चला गया। अभी जल की मात्रा ज्यादा थी, बाहर शुद्ध जल था, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी घुला हुआ नहीं था, तो इसका मतलब वहां पे जल क्या है? जल की मात्रा ज्यादा थी, तो वो क्या है? अंडे के अंदर चली गई और अंडा फूल गया। इसी प्रकार एक कवर रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो, 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। नमक का जो घोल है वो अधिक सांद्रित है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो नमक था, नमक की जो मात्रा थी वो ज्यादा थी भी। बाहर वाला जो घोल था ना, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा थी और जल कम था। ठीक है। पहले वाले में जल ज्यादा था, यहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा है। नमक की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है भी, यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है। और हमने इसके अंदर एक अंडा रखा और अंडे के अंदर क्या था? भी जल ज्यादा था। अंडे के अंदर क्या है? जल ज्यादा था, और बाहर सांद्रता ज्यादा थी और अंदर सांद्रता कम थी। अब यहाँ पे जो सांद्रता है यानी नमक की जो मात्रा है वो ज्यादा है, यानी सांद्रता ज्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस अंडे के अंदर है वो सांद्रता कम है, यानी नमक की मात्रा कम है और पानी ज्यादा है, तो वो क्या है? अंडे से पानी बाहर आ जाएगा और अंडा क्या है? सिकुड़ जाएगा भी। अब विद्यालय में पुस्तकालय
अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, कहां पे आ गए भाई, इधर वाला पढ़ना है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसमें कुछ समय के लिए छोड़ दो। इसके बाद उसे शक्कर या नमक से सांद्रित विलयन में रखो। अब आप क्या अंतर देखते हैं, जब उन्हें जल में रखा जाता है तो वे जल ग्रहण करके फूल जाती है, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा जाता है तो जल को बाहर निकालकर सिकुड़ जाती है भी। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्राशन द्वारा जल ग्रहण करके पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्राशन का एक उदाहरण है। यानी पौधों के मूल यानी जड़ के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वो किसका उदाहरण है भी? तो पौधे जो जड़ के द्वारा है वो जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, वो किसका उदाहरण है? तो वो प्राशन का एक उदाहरण है भी। इस प्रकार कोशिका के जीव में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भी। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने के लिए सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। यानी कोशिका से विभिन्न अणुओं द्वारा अंदर और बाहर निकलना ये किसके द्वारा होता है? तो ये कोशिका के द्वारा होता है। एवं इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे देखो भी, प्लेज्मा झिल्ली लचीली होती है भी। प्लेज्मा झिल्ली है वो लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। याद रखना, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है भी? कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है भी। प्लेज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं भी। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं भी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है भी। ये जो क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस है, ये एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप तो ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो मैंने ग्रुप डी के 99 पेपर आपको करवा दिए भी, और एनटीपीसी के 80 पेपर है वो मैंने करवा दिए हैं, और 135 पेपर हुए थे भी एनटीपीसी के। और अभी दोबारा से क्लासें वो एनटीपीसी की स्टार्ट करेंगे, उसमें से 80 पेपर है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और उसमें एक क्वेश्चन आया था एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस यानी इसमें यह बोला गया था भी जब कोई कोशिका है वो भोजन ग्रहण करती है भी। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करना या फिर अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया बोलते हैं भी। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है भी, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। अब यहां पे विद्यालय में पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें और इस विषय पर अपने अध्यापक से चर्चा करें भी। अब अपन बात करें कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे भी। पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिकाओं के अंदर है, मैंने अभी आपको बताया था भी। कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है भी। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती भी। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये चीजें ध्यान में रखना भी। सेलुलोज यानी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है भी। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है भी। जब किसी पादप कोशिका में प्राशन द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं भी, और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन बोलते हैं भी। और हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे। अब यहाँ पे रियो की एक पत्ती लेनी है आपको। रियो की एक पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ और इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो और 1 मिनट प्रतीक्षा करो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं?
अब रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएगी। अब हम पत्ते को स्लाइड पर रखो और सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो और 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीवद्रव्य कुंचन होता है? इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिका में। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना भी, जीवित कोशिका के अंदर ही क्या है, प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की घटना होती है। मृत कोशिका के अंदर प्रासरण के द्वारा जल की जो अवघटना है वो प्रासरण ये मृत कोशिका के अंदर नहीं होती, भी जीवित कोशिका के अंदर ही होती है। आगे देखो भी, कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प प्रासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कहने का मतलब ये है भी, जैसे जंतु कोशिका है वो फट जाती है क्योंकि वो इतनी क्या है, मजबूत नहीं होती भी। और पादप कोशिका है, पादप कोशिका कभी फटती नहीं है भी। पादप कोशिका के अंदर है वो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, वो फटती नहीं है। क्यों नहीं फटती? क्योंकि पादप कोशिका के बाहर है वो कोशिका भित्ति होती है भी, जो उसको प्रोटेक्ट करती है भी। ठीक है, तो यहां पे इसने यही बोला है भी, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प प्रासरणी दाब विलयन के अंदर भी रखेंगे ना, तो वो क्या है, बिना फटे रखती है भी, यानी फटने नहीं देती भी। पादप है, कवक है, कवक क्या है, एक पौधा है भी, ठीक है, एक प्रकार से पौधा ही है, इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब कवक को क्या है, एक जल के अंदर रखते हैं तो क्या है, जल इसके अंदर चला जाएगा और जल इसके अंदर चला जाएगा और ये क्या है, एकदम फूल जाएगी, लेकिन फिर भी फटेगी नहीं, क्योंकि इसके बाहर क्या है, इसके बाहर कोशिका भित्ति है जो कि उसको क्या है, मजबूती प्रदान करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इससे माध्यम से कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या है, कठोर होती है। कोशिका भित्ति कठोर होती है और वो क्या है, कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिकाओं के प्रति समान रूप से दबाव डालती है और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से क्या है, सहन कर लेती है भी। बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है भी, जिसके कारण वो क्या है, अंदर के दाब को सहन कर लेती है। अब आगे देखो भी, केंद्रक के बारे में किसने बताया था भी, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 में, पहले पढ़ के आए अपन। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की एक अस्थायी स्लाइड बनाई थी और हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ क्या है, कम रंग के प्रतीत होते हैं। अब कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानिन और मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखते हैं। शरीर से ली गई कोशिकाओं से देखते हैं। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भी, इसके ऊपर है वो एक मैं स्पेशल क्लास भी बनाने वाला हूं भी। एक अपने सुर्खियों के अंदर ये चल रहा है भी, ग्रुप डी के लिए CBT 1 और CBT 2 दो होंगे। अब CBT 1 और CBT 2 दो होंगे या नहीं होंगे, ये तो जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन अब कुछ एक विद्यार्थियों ने क्या है, अपनी तैयारी छोड़ दी, अभी सिलेबस भी चेंज होगा। तो पीछे जब 2019 के अंदर जब भर्ती आई थी और उसका 2022 के अंदर पेपर हुआ था, तो इसके अंदर भी क्या है, CBT 2 लागू किया गया था अभी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्या CBT 2 वापस ले लिया गया था। अब मैं आपकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूं यहां पे। जब CBT 2 उस समय लागू किया गया था तो उसके अंदर है वो सिलेबस जारी कर दिया था अभी, और अब दोबारा से CBT 2 लागने की बात हो रही है, तो उसके अंदर सिलेबस है वो पीछे वाला ही रहेगा और पेपर का पैटर्न भी CBT 2 के अंदर बता दिया था अभी उस समय। मैं बता देता हूं आपको अगर किसी ने नहीं देखा है तो। CBT 1 के अंदर है वो साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ 20 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के जीके के आते हैं, और 30 क्वेश्चन है वो आपके आते हैं रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन है वो आपके मैथ के आते हैं सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है, जो पीछे पेपर हुआ था। और सीबीटी 2 के अंदर जो बताया गया था, पीछे की बात कर रहा हूं मैं, उसमें बताया गया था 30 क्वेश्चन साइंस के, ठीक है, 30 क्वेश्चन साइंस के और 25 क्वेश्चन मैथ के, और यहां पे आपके पास में 25 ही क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे जीके के, और उसके बाद में 25 25 50, और ये आपका 35 क्वेश्चन है, शायद 35 है या फिर 30 है, 35 या फिर 30 क्वेश्चन। अब इसके अंदर 25 यानी 30 क्वेश्चन साइंस के हैं, याद रखना, और 30 क्वेश्चन ही आपके मैथ के होंगे भी, 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन मैथ के, और उसके बाद में 25 क्वेश्चन जीके के, और 35 क्वेश्चन है वो आपके होंगे रीजनिंग के। तो ये पोर्शन है वो आपको 120 क्वेश्चन बाई 90 मिनट। ये सीबीटी 2 जब पीछे लागू करने की बात चल रही थी उस समय सीबीटी 2 का पेपर पैटर्न दे दिया था अभी, और यही पेपर पैटर्न अगर अब की बार सीबीटी 2 लागू होता है तो यही रहेगा, ठीक है। तो साइंस तो यहां पे भी आपको मैच्योर करके रखनी पड़ेगी, और सीबीटी 2 अगर लागू होता है तो आपको 30 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, ये यहां पे भी आपको मैच्योर करके रखनी पड़ेगी। तो साइंस को तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, ठीक है ना। तो साइंस के तो पीछे पड़े रहना है भी। अब यहां पे देखो भी, कांच की एक स्लाइड है, कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो, आइसक्रीम खाने वाली चम्मच से अपने गाल के अंदर की खाल को धीरे से खरोंचो, और क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इससे रंगने के लिए एक बूंद मेथिलीन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी का अवलोकन करें कि स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हम क्या देखते हैं? कोशिका की आंतरिक आकृति कैसी है, कोशिका की आकृति कैसी है, और यह आकृति को एक पेपर पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग का गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना दिखाई देती है? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में देखी गई थी? बिल्कुल सही है भी। यानी इस प्रकार से एक डॉटेड लाइन आपको दिखेगी, चाहे वो अपनी कोशिका ले लो चाहे वो प्याज की कोशिका ले लो, और वो क्या होता है? वो केंद्रक होता है। और केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कर दी हुई। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। तो याद रखना, केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। और कोशिका द्रव्य में विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे भी कोशिका द्रव्य क्या होता है इसके बारे में। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, और क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता के डीएनए यानी डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। अब कहने का मतलब ये है भी, क्रोमोसोम जो कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं भी, ठीक है। और क्रोमोसोम है वो अणु के क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम है वो किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं भी। कहने का मतलब जीन है वो डीएनए में पाए जाएंगे, और डीएनए से मिलकर क्या बना होता है? क्रोमोसोम मिलकर बना होता है भी, ठीक है। यानी जीन है वो डीएनए पे पाए जाएंगे, और डीएनए है वो डीएनए से क्या बना होता है? तो डीएनए से क्रोमोसोम बना होता है। तो कहने का मतलब ये है भी, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है, और डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है, और उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है भी।
और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह ही संरचनाओं में एक जाल का पिंड होता है भी, यानी इस प्रकार से एक क्रोमेटिन एक जाल के रूप में इस प्रकार से रहता है भी ये, ठीक है, जो कोशिका विभाजित नहीं होती है। और जैसे ही ये क्या मैच्योर हो जाती है विभाजित होने के लिए, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन है, जो धागे जैसी संरचना है ना, वो भी मैच्योर हो जाती है भी, वो भी क्या है, मैच्योर हो जाती है डिवाइडेशन होने के लिए। तब जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है भी, यानी पहले क्रोमेटिन के रूप में रहता है, एक धागे के रूप में रहता है भी, ठीक है, और जैसे ही कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह मैच्योर हो जाता है, यानी क्रोमोसोम के रूप में संगठित हो जाता है। और कुछ कोशिकाओं में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है, और यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती भी, यानी एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो जो कोशिकांग है ना, वो कम विकसित होते हैं भी, यानी कहने का मतलब ये अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका है ना, वो ज्यादा विकसित होती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है भी, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ ही होते हैं, और ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं भी। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसके अंदर है वो केंद्रक होता है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता भी, क्योंकि इसके बाहर है वो झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक के बाहर है वो झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोट यानी प्रो का मतलब होता है आदि या पूर्ण, और कैरियोट का मतलब होता है कैरियोन या फिर केंद्रक। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट बोलते हैं। जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसे तो यूकैरियोट बोलते हैं, और जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं भी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांशतः द्रव अंगक नहीं होते भी, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो और जो अंगक होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और जैसे अपन बात करते हैं भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःपर्दवी जालिका हो गया, तो ये है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते भी, ठीक है भी। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कम विकसित होती है भी, उसमें पूर्ण अंग विकसित नहीं होते। और यूकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण विकसित होती है, तो उसके अंदर सारे के सारे अंगक पाए जाते हैं भी, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में क्लोरोफिल यानी झिल्लीदार पुटिका या फिर अपन बोले तो थैले की तरह की संरचना है के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लेस्टिड में होता है। जो क्लोरोफिल होता है ना, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो प्लेस्टिड यानी प्लास्टिड बोलते हैं जिसको, प्लास्टिड के अंदर होता है, यानी लवक के अंदर होता है ये क्लोरोफिल। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल पाया जाएगा ना वो झिल्लीदार पुटिका के रूप में होता है भी, इसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाया जाता है ये क्लोरोफिल, ठीक है, और एक झिल्लीदार पुटिका के रूप में होता है भी, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका है इस प्रकार से। अब इसके अंदर कोशिका भित्ति यहाँ पे आ गई, ये कोशिका भित्ति है, ये प्लाज्मा झिल्ली होगी, ये राइबोसोम है और ये कोशिका काय है। तो इस प्रकार से होता है। इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल एक विशिष्ट अंग के अंदर पाया जाता है भी, प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, लवक के अंदर। तो इस प्रकार से अपन कोशिका द्रव्य के बारे में है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं भी। आज इतना पढ़ा, आई होप आपको प्रत्येक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई भी कहीं पे भी आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।